क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों का आज की कक्षा यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण क्वेश्चन आंसर सेशन में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग आगे के बचे हुए क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। मैं कृष्णा और आप मुझे देख सकते हो कॉन्सेप्ट पेज पे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो 11 नंबर तक के क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया था, तो आज नंबर है 12वें नंबर की क्वेश्चन की। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छे से देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो 12 नंबर का क्वेश्चन है, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया का एक एक उदाहरण यानी कि समीकरण, एग्जाम्पल जो भी समझ लो लिखना है, जिसमें क्या क्या है, ऊष्मा का यूज हो रहा है, प्रकाश का यूज हो रहा है और विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान कर रही है, यानी कि उस समीकरण को टूटने के लिए ये सारे एनर्जी उसमें लग रही है, मतलब इसके थ्रू वो टूट रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लास में विस्तार से बताया था इसके बारे में, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है तो इसको मैं उतने डिटेल्स में नहीं बताऊंगी, बस आपके लिखने के लायक क्वेश्चंस दिए गए हैं तो उतना ही बताऊंगी। डिटेल्स में जानने के लिए आपको मेरे प्रीवियस वीडियो को देखने होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले है ऊष्मा को लेकर के हम लोग देखते हैं। ठीक है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, जब जो अपघटन अभिक्रिया में ऊष्मा की जरूरत होती है उस अभिक्रिया को टूटने के लिए, यानी कि उसको आगे के प्रोसेस के लिए, तो उसको हम बोलते हैं ऊष्मीय अपघटन। जब किसी यौगिक को ऊष्मा देने पर वह टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थ में बदल जाता है तो उसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऊष्मा देने के बाद ही वो पदार्थ टूटता है। ऊष्मा एनर्जी लेगा यानी कि हीट लेगा तभी वो पदार्थ टूटेगा, नहीं तो एज इट इज रहेगा। तो वैसे अभिक्रिया को हम ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन मतलब डिकम्पोजिशन, इंग्लिश में, हिंदी में अपघटन। ठीक है, तो उसका पहला एग्जांपल है संतुलित। अब आपको संतुलित रासायनिक अभिकरण लिखना है, तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बहुत बार बता चुके हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे नहीं टूटेगा, ये सॉलिड अवस्था में रहेगा। ठीक है, और जब हम इसमें हीट देंगे, इस सिंबल को हीट बोलते हैं, इस सिंबल को ऊष्मा बोलते हैं। ठीक है, जब इसमें हीट देंगे तो ये क्या होगा, टूट जाएगा अपने सरल फॉर्म में। अभी ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है यानी कि जटिल फॉर्म में है, जब हम इसमें हीट देंगे तो ये सरल फॉर्म में टूटेगा और क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि एक सॉलिड फॉर्म में बनेगा, और बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसियस अवस्था में रहेगा। ठीक है, क्लियर है। और इसका देख लो, कैल्शियम कार्बोनेट ठोस अवस्था में रहेगा, कैल्शियम ऑक्साइड ठोस अवस्था में रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस अवस्था में रहेगा, और ऊर्जा का प्रतीक क्या है, हीट। हमको ऊष्मीय अपघटन का एग्जांपल देना है, ऊष्मीय अपघटन का समीकरण लिखना है, तो वैसे ही ऊष्मीय अपघटन जो कैल्शियम कार्बोनेट में जब हम ऊष्मा देंगे तभी वो टूटेगा, तो इसको हम हीट का प्रतीक मानते हैं, इसका मतलब हीट होता है। तो सफेद ठोस कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर विघटित होगी, यानी कि जब हम उसको गर्म करेंगे, जब हम उसको हीट करेंगे तभी वो विघटित होगी, तभी वो टूटेगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इस प्रक्रिया में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, जिसको हम क्विकलाइम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये था ऊष्मीय अपघटन का एग्जाम्पल, एक हो गया क्लियर। अब दूसरा है प्रकाश का, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, मतलब जो प्रकाश के थ्रू टूटता है, वो था ऊष्मा के थ्रू, अब जो प्रकाश के थ्रू टूटता है वो एग्जाम्पल देना है। ठीक है, जब किसी यौगिक को प्रकाश की ऊर्जा देने पर वह टूट जाता है तो उसे प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब हम कोई यौगिक लिए हैं, तो जब हम उसमें प्रकाश के रोशनी में यानी कि सूर्य की रोशनी में जब उसको रखेंगे और वो टूटेगा, तो वैसे अभिक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया। ठीक है, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, क्योंकि वो टूट रहा, अपघटन मतलब टूटना। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड किस कलर का होता है, सिल्वर कलर का होता है, और वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और वो सॉलिड यानी कि ठोस फॉर्म में रहेगा। जब आप उसको सनलाइट में बिल्कुल ऐसे छोड़ दोगे, खिड़की के बाहर जहाँ पे आपको धूप लगती है, एक चीनी मिट्टी का बर्तन लो, उसमें सिल्वर क्लोराइड लो और सिल्वर क्लोराइड को वैसी जगह पे रखो, खुली स्पेस में, जहाँ पे आपको सनलाइट मिले, सूर्य की रोशनी मिले। जब आप उसको वहां पे रखोगे तो वो टूटना शुरू करेगा, और टूट करके क्या बनेगा, सिल्वर प्लस क्लोरीन, जो हमको निकालना होता है, सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस बहुत ही खतरनाक होती है, मतलब जहरीली टाइप की होती है, और उसकी गंध थोड़ी तीखी होती है, मतलब चुभने वाली। ठीक है, तो अवस्था देख लो, सिल्वर क्लोराइड जो कि सॉलिड फॉर्म में यानी कि ठोस फॉर्म में रहेगा, सिल्वर जो बनेगा आपका, जो प्रोडक्ट बनेगा यानी कि जो उत्पाद बनेगा वो भी आपका ठोस बनेगा, और क्लोरीन गैस निकलेगी जो कि चुभने वाली गंध होती है, बहुत ही सड़ी हुई और चुभने वाली गंध होती है। ठीक है, ऊर्जा का प्रतीक इसमें क्या है, सनलाइट। ठीक है, सनलाइट का मतलब क्या,
सूर्य की ऊर्जा भाई, सूर्य सनलाइट, सूरज की रोशनी, जब उसको बाहर में रखोगे तभी, ठीक है। इसका आपका ऑब्जर्वेशन क्या देखे कि सफेद रंग का सिल्वर क्लोराइड धीरे धीरे धूसर हो जाता है, मतलब ग्रे कलर का हो जाता है। जब आप उसको सूर्य के प्रकाश के अथी में रखोगे तो वो धीरे, ये क्विक रिएक्शंस नहीं होता, तुरंत इसका समीकरण का रिजल्ट नहीं आता, धीरे धीरे ये काम करता है। तो जब आपको ये सूर्य के प्रकाश की रोशनी में रखोगे सफेद रंग का सिल्वर क्लोराइड, तो वो धीरे धीरे किस कलर का होगा? ग्रे कलर का होगा। सिल्वर धातु बनती है जो हम लोग सब कोई ज्वेलरी में यूज करते हैं, सिल्वर बहुत सारे चीज में यूज होती है। और साथ में क्या निकलती है? क्लोरीन गैस निकलती है। क्लियर है? क्लोरीन गैस मतलब वो आपको चुभने वाली गंध होती है, थोड़ी सी तीखी गंध होती है, ठीक है, वो चुभेगी वैसी वाली गंध होती है। तो ये था आपका प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, जिसमें प्रकाश की रोशनी से कोई भी यौगिक टूटती है। करेक्ट? क्लियर है? नेक्स्ट चलिए अब थर्ड नंबर है विद्युत अपघटन अभिक्रिया, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ये आप घर में भी परफॉर्म कर सकते हो, पर करना मत, ठीक है। किसी भी टीचर्स के प्रेजेंस में ही कोई भी एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको सिंपल सा कुछ नहीं लेना है, एक मग लेना है, 2 रॉड लेना है, उसमें फिर उसको बैटरी से कनेक्ट कर देना है, 6 वॉट का बैटरी होगा ना, उससे कनेक्ट कर देना है, नेगेटिव पॉजिटिव करके कनेक्ट कर देना है, और 2 ट्यूब लेना है। ट्यूब इसलिए उसको उल्टा करके रखना है ताकि आपके जो ये रिएक्शंस परफॉर्म हो, जब समीकरण हो, आपकी एक्सपेरिमेंट हो, तो आपको उसका रिजल्ट देखने को मिले, बुलबुले के टाइप में गैस के फॉर्म में वो निकलेगा, तो वो आपको देखने को मिले। इसलिए आपको ट्यूब रखनी है ऊपर, वो ट्यूब खाली होनी चाहिए, वैसे ही रखनी है, ठीक है। ये मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन की हूँ मेरे प्रीवियस क्लास में, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे जाएं और वहां पे डिटेल से जाने। यहाँ पे बस आपको लिखने लायक बातें मैं बताऊंगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो आपके 10th में मतलब आपको मार्क्स देने के लिए होंगे। समझने के लिए डिटेल्स अभी मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगी और डिटेल से आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। जब किसी यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो टूटकर नए पदार्थ बनता है तो उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। 2 देखे, एक ऊष्मा, दूसरा प्रकाश, तीसरा क्या है? विद्युत। जब किसी यौगिक को हम विद्युत धारा डाल करके तोड़ते हैं, किस चीज को किससे तोड़ते हैं? विद्युत, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी डाल करके तोड़ते हैं, तब वो क्या बनता है? तब वो जो टूट करके बनता है, जो भी उसका प्रोडक्ट आता है विद्युत धारा डालने के बाद, तो उस वैसे अपघटन को हम क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एकदम बेहतरीन एग्जांपल है वाटर। जब वाटर में मतलब पानी में, लिक्विड में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ऐसा कनेक्ट करके, ये सर्किट बनाना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि सर्किट नहीं बनाओगे तो वो विद्युत कैसे फ्लो करेगी, उसमें विद्युत फ्लो कराना है ना आपको। तो ये सर्किट बनानी है। 6 वोल्ट की बैटरी हम लोग इसलिए लिए क्योंकि ये सफिशिएंट है इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, तो इसीलिए हमको 6 वोल्ट की बैटरी ही चाहिए, ठीक है। तो जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी, जब ये सर्किट कंप्लीट होगी तो और अब इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत पास करोगे तो क्या होगा? आपको क्या देखने को मिलेगा? जो 2 ट्यूब है आपकी, जो परत नली है 2 आप ऊपर में लगाए हो, इसमें आपको बुलबुले के रूप में देखने को मिलेंगे। एक ट्यूब में होगा ऑक्सीजन, एक ट्यूब में होगा हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, क्योंकि ये जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो 2 ही इसका जो उत्पाद है 2 फॉर्म में टूटता है, एक हाइड्रोजन की और एक ऑक्सीजन, क्योंकि वही 2 है ना भाई, उसी से तो वाटर मिलके बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसी फॉर्म में टूटेगा। तो जब ये टूटेगा तो जब उस ट्यूब में यानी कि इस ट्यूब में जो गैस कलेक्ट होगी उसकी रेशियो अलग होगी। किस रेशियो में कलेक्ट होगी? 2:1 के रेशियो में, ठीक है। ये गैस जो कलेक्ट होगी वो 2:1 के रेशियो में कलेक्ट होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपका वाटर का जो फॉर्मूला, सूत्र होता है H2O होता है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास कराएंगे तो जब ये टूटेगी तो किस फॉर्म में टूटेगी? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन किस फॉर्म में है? 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा तो आपको ट्यूब के ऊपर में बुलबुले देखने को मिलेंगे, तो जिसमें डबल रेशियो से गैस कलेक्ट हो रही है वो हाइड्रोजन होगा, जिसमें सिंगल रेशियो से गैस कलेक्ट हो रही है उसमें ऑक्सीजन होगा। रीजन क्या होगा? क्योंकि फॉर्मूला ही इसका ऐसा है, 2 हाइड्रोजन पे 1 ऑक्सीजन निकलेगी, ठीक है। तो 2:1 के फॉर्म में ये कलेक्ट होगा, ठीक है। तो अवस्था इसका देख लो, वाटर जो लिक्विड मतलब जल की अवस्था, द्रव्य की अवस्था में रहेगा, उसके बाद जो बनेगी हाइड्रोजन वो गैसियस फॉर्म में रहेगी और ऑक्सीजन वो भी गैसियस फॉर्म में रहेगी। और ऊर्जा का प्रतीक, जो ऊर्जा हम यूज करेंगे इस यौगिक को तोड़ने के लिए, वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत ऊर्जा को हम यूज करके इसको तोड़ेंगे, ठीक है।
तो देखो अब इसका जो आपका ऑब्जर्वेशन आएगा, दोनों इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले दिखाई देंगे, जो अभी मैंने आपको बताया। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, जो कैथोड वाले हैं ना उस पे, कैथोड वाले ट्यूब पे हाइड्रोजन गैस निकलती है, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट करती है इसीलिए, ठीक है। दूसरा, एनोड पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतन अनुपात 2:1 होता है। क्यों होता है मैंने अभी बता दिया, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है H2O। H2O मतलब जल का सूत्र होता है H2O। H2O मतलब दो मॉलिक्यूल्स, मतलब दो पार्ट हाइड्रोजन का, एक पार्ट ऑक्सीजन का। तो जब वो फॉर्म होगा ना, टूट करके जब उसका गैस निकलेगा, तो जहाँ पे डबल मात्रा से गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन होगा, जहाँ पे सिंगल मात्रा से गैस निकल रही है वहां पे ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो क्लियर है, ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। 3 इसमें एग्जांपल मांगा था, 3 चीज का उदाहरण मांगा था। अपघटन अभिक्रिया का 3 चीज का उदाहरण मांगा था। पहला ऊर्जा यानी कि ऊष्मा से जो टूटती है, दूसरा जो प्रकाश से टूटती है, और तीसरा जो इलेक्ट्रिसिटी से टूटती है। तो तीनों का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो इसको मैंने जहां पे डिटेल से बताया वहां पे जाके चेक करें, ठीक है। इसको नोट डाउन कर ले और चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, ठीक है। और इन अभिक्रिया के समीकरण लिखिए। आपको इस दोनों में क्या अंतर है वो बताना है, साथ में इसके एक एक समीकरण भी लिखने हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है भाई, जिसमें एक ताकतवर धातु कमजोर धातु को उसके यौगिक से खदेड़ करके बाहर निकालता है, मतलब कि दादागिरी चलती है, उसको हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जहां पे दो धातु दो यौगिक जो है अपने अपने एनायन और केटायन को एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे से अदला बदली करते हैं उनके सहमति से, ठीक है। एक दूसरे से अदला बदली करते हैं, समझने वाला लैंग्वेज है, उनकी सहमति से, तो उसको हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे परिभाषा नहीं लिखनी, यहाँ पे करना क्या है, आपको इसके अंतर बताने हैं, दोनों के अंतर बताने हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में विस्थापन तथा द्विविस्थापन दोनों का महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, दोनों ही एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इन दोनों में मुख्य अंतर यह है कि विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है, ठीक है। क्या अंतर है, विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके ही यौगिक से विस्थापित कर देता है, मतलब वो जबरदस्ती उसको विस्थापित कर देता है, क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर है तो कम ताकतवर को उसको निकाल देता है उसके ही घर से। जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक अपने अपने आयन का परस्पर आदान प्रदान करते हैं, यानी कि एक्सचेंज ऑफर चलती है, ठीक है भाई। हमको एक्सचेंज करनी है, हम यहाँ पे बोर हो गए हैं तो चलो आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, कुछ नया बदलाव आएगा, वैसा वाला, उसको बोलते हैं हम द्विविस्थापन। तो अंतर समझ में आया, ये लिखने वाली लैंग्वेज आपकी कि दोनों में क्या अंतर है। विस्थापन अभिक्रिया में एक ताकतवर धातु दूसरे यौगिक से उसके ही दूसरे धातु के यौगिक से उसको बाहर निकाल देता है, क्योंकि वो कमजोर होता है, ठीक है। तो ताकतवर कमजोर को बाहर निकाल देता है। और द्विविस्थापन में क्या होता है कि आदान प्रदान होता है, यानी कि आयंस का आदान प्रदान होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, मतलब आपस में समझौता करके कि भैया हमको यहाँ नहीं रहना, तुमको यहाँ नहीं रहना, चलो एक्सचेंज कर लेते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया कि क्या हो रहा है दोनों में, दोनों का क्या अंतर है। ये आपकी लिखने वाली लैंग्वेज है तो आप इसको नोट डाउन कर लो। तो चलो इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया का बहुत अच्छा एग्जांपल जो अब तक आप लोग पढ़ रहे हो, जिंक जब सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करेगा, यानी कि अभिक्रिया करेगी, तो क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो यहाँ पे कौन ताकतवर है, जिंक ज्यादा ताकतवर है। किससे ज्यादा ताकतवर है, सिल्वर से ज्यादा ताकतवर है। इसीलिए तो जिंक सिल्वर नाइट्रेट को, सिल्वर को अपने ही यौगिक से खदेड़ दिया, बाहर निकाल दिया, यानी कि बेचारा सिल्वर एक साइड में कोना पे बैठ गया। अब क्या हुआ, जिंक उसके ही घर में घुस गया, तो क्या बना, जिंक नाइट्रेट बन गया, सिल्वर अलग से हो गया, ठीक है। तो ये इसका संतुलित फॉर्म है, देख लो। संतुलन करने आपको मैंने अच्छे से बताया है, तो संतुलन करने के लिए आपको वो टेबल बनाना होगा और उसको फिर से देख लेना है कि आपका समीकरण जो है वो संतुलित है या नहीं है। अगर संतुलित है तो ठीक है, नहीं है तो कर लेना, ठीक है। चलो इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, जिंक धीरे धीरे घुलने लगता है जब ये अभिक्रिया परफॉर्म होती है, जब ये अभिक्रिया चलने लगती है तो इसमें क्या होता है, जिंक धीरे धीरे घुलने लगता है।
सिल्वर धातु जिंक की सतह पर जमने लगती है। जो सिल्वर धातु है ना, जो बेचारा निकाल दिया गया अपने ही घर से, वो जिंक की सतह पे जम जाएगी या नीचे जम जाएगी। ठीक है, कोई गैस नहीं निकलती इसमें, जिंक नाइट्रेट बनता है, कोई गैस नहीं निकलती। ठीक है, क्लियर है। अभिक्रिया का कारण क्या है कि जिंक जो है सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है, इसीलिए वह सिल्वर को उसके ही यौगिक से विस्थापित कर देता है। पहला एग्जांपल ये है विस्थापन अभिक्रिया का। अब द्वितीय विस्थापन का देख लो। ठीक है, द्वितीय विस्थापन का है कि बेरियम क्लोराइड जब पोटासियम सल्फेट से अभिक्रिया करेगा, बेरियम क्लोराइड पोटासियम सल्फेट से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट और KCl पोटासियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसमें देखो द्वितीय विस्थापन का क्या था उदाहरण, ये परिभाषा क्या था कि उसमें जो है आयंस आपस में एक्सचेंज करते हैं, आयंस आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखो ना, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, ये दोनों बन रहा है, ये दोनों बन रहा है। ठीक है, बेरियम सल्फेट बन रहा है और पोटासियम क्लोराइड बन रहा है। तो दो यौगिक मिले जो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों अपने अपने आयंस को एक्सचेंज किए। ठीक है, तो क्या बना, ये आपका संतुलित वाला नहीं था, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, सारे एक्वस फॉर्म में है, ये बेरियम सल्फेट सॉलिड फॉर्म में होगा और इस सिंबल का क्या मतलब होता है, प्रेसिपिटेट, अवक्षेपण। ठीक है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन है, मतलब जब ये रिएक्शन परफॉर्म होगा तो ये क्या होगा, व्हाइट सफेद कलर का आपका नीचे सतह पे बैठा हुआ मिलेगा, उसको अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सफेद रंग का बेरियम सल्फेट अवक्षेप बनता है, बेरियम सल्फेट अवक्षेप बनता है, विलयन धुंधला दिखाई देता है, जो उसका जो विलयन होगा ना, सॉल्यूशन होगा, वो धुंधला टाइप का दिखाई देगा, कोई गैस नहीं निकलती। ये आपका रिएक्शंस में जो ऑब्जर्वेशन होगा, आपका जो उत्पाद बनेगा उसमें जो प्रक्षेपण होगा वो दिखेगा। ठीक है, अभिक्रिया का कारण क्या है, इस अभिक्रिया में दोनों यौगिक के आयन आपस में स्थान बदलते हैं, परिणाम स्वरूप पानी में अघुलनशील बेरियम सल्फेट बनता है। ठीक है, दोनों यौगिक क्या करते हैं, आपस में अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि आपका जो बेरियम सल्फेट है वो निकलता है, जो कि पानी में नहीं घुलता है, अघुलनशील होता है, इसलिए आपको वो सफेद अवक्षेप के रूप में दिखता है। इसीलिए हम इसको प्रेसिपिटेट रिएक्शंस भी बोलते हैं, यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, दोनों का एक एग्जाम्पल हो गया। तो चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि 14th नंबर क्वेश्चन, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन क्रिया यानी कि विस्थापन अभिक्रिया किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। मतलब आप में इसको क्या करना है कि सिल्वर नाइट्रेट एक सॉल्यूशन है जिससे आपको सिल्वर को निकालना है, मतलब सिल्वर की शुद्धिकरण करनी है। आप सिंपल लैंग्वेज में समझो कि सिल्वर की शुद्धिकरण करनी है। आपको सिल्वर चाहिए, सिल्वर से ज्वेलरी बनती है ना भाई, तो सिल्वर तो मुझे निकालनी है ना। तो उसको निकालने के लिए जो हमको उसको सिल्वर को जो प्राप्त करने के लिए जो भी हमको अभिक्रिया चाहिए, तो वो एक्चुअली में उस टाइप के अभिक्रिया को आपको लिखना है, वैसा रिएक्शंस लिखना है। तो एग्जाम में काम दिमाग से, शांत दिमाग से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपका सोल्यूशन है। क्वेश्चन को समझ लिए तो आंसर फिर आप फटाफट से दे दोगे। ठीक है, तो चलिए, इसमें आपको क्या करना है समझ में आ गया। तो चलिए, उसका आपको रासायनिक अभिक्रिया लिखना है जिससे हम सिल्वर को शुद्ध करते हैं, सिल्वर को निकालते हैं। ठीक है, तो उसमें है कॉपर। जब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा, यानी कि अभिक्रिया करेगा, तो बनाएगा कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर, जो आपकी शुद्ध सिल्वर निकली, जो प्योर सिल्वर आपकी निकली, वो इसी अभिक्रिया से निकलती है। तो ये असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया है, तो आपको पता है संतुलित करना चाहिए, तो संतुलित कर लो। ये संतुलित फॉर्म है, कैसे करना है ये मैंने आपको बहुत बार बताया है, तो उस टेबल को बना करके आप चेक कर लेना कि ये संतुलित है या नहीं है। अगर संतुलित है तो फिर एज इट इज लिख लेना, और अगर नहीं है तो उसको भाई कर लेना, कोई इसमें बहुत ज़्यादा टफ वर्क नहीं है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि कॉपर जो है, कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर किस कलर का होता है, ये नीले कलर का होता है, सॉरी कॉपर जो होता है ना रेडिश ब्राउन कलर का होता है, लाल ब्राउन मतलब भूरे कलर का, लाल भूरे कलर का कॉपर होता है। ठीक है, और सिल्वर नाइट्रेट ये जो है, जो अब आपका एक्वस फॉर्म में होगा, कॉपर जो है सॉलिड फॉर्म में होगा, सिल्वर नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में होगा। किस कलर का होगा, सिल्वर नाइट्रेट का ये शायद कलरलेस, हाँ ये कलरलेस होता है, ये कलरलेस होता है। और कॉपर नाइट्रेट, चूंकि इसमें कॉपर आ गया तो ये ब्लू कलर का होगा, यानी कि नीले कलर का होगा। और सिल्वर क्या होता है,
चमकीला टाइप का सिल्वरी सॉलिड होता है, चमकीला टाइप का सिल्वरी सॉलिड निकलेगा आपका, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कॉपर की धातु धीरे धीरे घुलने लगती है। किसमें घुलने लगती है? जब आप उसको सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डालोगे तो वो क्या होगी, धीरे धीरे घुलने लगेगी, ठीक है। कॉपर के ऊपर चमकीले सिल्वर के क्रिस्टल या परत जमने लगती है। कॉपर के ऊपर क्या होगा, क्योंकि कॉपर जो है वो अधिक मतलब शक्तिशाली है सिल्वर से, तो वो क्या किया, सिल्वर को बाहर निकाला, उसके ही यौगिक से उसको बाहर निकाल दिया, क्योंकि कॉपर ज्यादा शक्तिशाली है, सिल्वर थोड़ा कम शक्तिशाली है। तो यहाँ पे दादागिरी दिखाया, कॉपर सिल्वर को उसके यौगिक से बाहर निकाल दिया और खुद ही उसमें जाकर के जम गया। और सिल्वर बेचारा कहाँ गया, निकल करके कहाँ जाएगा, वो कहीं तो जाएगा ना। तो वो क्या हुआ, कॉपर के ऊपर जमा हो गया, ठीक है। कॉपर के ऊपर चमकीले कलर की सिल्वर की परत आपको जमी हुई दिखेगी, ठीक है। तो रंगहीन सिल्वर नाइट्रेट का विलयन धीरे धीरे नीला हो जाएगा। पहले था सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। अब रिएक्शंस के बाद क्या बना, कॉपर नाइट्रेट। तो जब सिल्वर उसमें रहा ही नहीं तो वो रंगहीन से कैसा बन जाएगा, नीले कलर का बन जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें अब कॉपर चला गया ना भाई। तो कॉपर का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो इसमें रिएक्ट करके बना तो ये नीले कलर का आपको सोल्यूशन दिखने को मिलेगा, क्योंकि कॉपर नाइट्रेट बनता है, इसमें किसी भी तरह की कोई गैस नहीं निकलती, ठीक है। सिल्वर डिपॉजिट होता है, कहाँ डिपॉजिट होता है, कॉपर के ऊपर डिपॉजिट होता है। सिल्वर किस कलर का होता है, सिल्वरी, चमकीला सिल्वरी कलर का होता है, ठीक है। कॉपर चूंकि ज्यादा शक्तिशाली था इसीलिए वो सिल्वर नाइट्रेट के उसके सॉल्यूशन से बाहर निकाल दिया, क्योंकि सिल्वर थोड़ा कम शक्तिशाली था और कॉपर ज्यादा शक्तिशाली था। तो सिल्वर कहाँ चला गया, कॉपर के ऊपर डिपॉजिट हो गया। और कॉपर कहाँ गया, कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन में घुल गया और वो किस कलर का हो गया, रंगहीन से कैसा कलर का हो गया, नीला कलर का हो गया, क्योंकि अब यहाँ पे कॉपर आ गया। पहले सिल्वर नाइट्रेट था तो वो रंगहीन था, तो अब जब उसमें सिल्वर रहा ही नहीं, कॉपर चला गया, तो वो नीले कलर का हो गया। तो क्लियर है क्या हुआ आपको। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि वो आप अभिक्रिया लिखो जिसमें हम सिल्वर को शुद्ध करते हैं, उसका शुद्धिकरण करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, उसको निकालते हैं। तो उस समीकरण को आपको लिखना था। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप आधा क्वेश्चन समझोगे और कुछ और ही आंसर दे करके आ जाओगे। तो आपसे यहाँ पे सिर्फ समीकरण पूछा है, जो मैंने आपको समीकरण बता दिया, और इस समीकरण को संतुलित भी कर देना तो ज्यादा अच्छा होगा, मार्क्स आपको फुल मिल जाएंगे, ठीक है। क्लियर है, ये क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है। ओप्स, तो आज का क्लास इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और हम लोग और भी सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।